हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शिवी और मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ पार्ट्स, शेड्यूल एंड इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो हम डिस्कस करने वाले हैं पॉलिटी की एम लक्ष्मीकांत का 6th एडिशन, जिसमें हम A to Z सब कुछ कवर करने वाले हैं। ये आपके जो अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं GPSC, MPPSC, UPSC और UPSC EPFO सबके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज़ है। इससे आप अगर आपने ये मेरी सीरीज़ देख ली तो आप 100% जो इतने पॉलिटी के क्वेश्चन है वो आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सारे आर्टिकल्स हम लोग कवर करेंगे। उसके पहले जो एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से जो इम्पोर्टेंट है, मैं आपको वो स्पेशल प्रेशर देकर इन्फॉर्म करूँगी। ठीक है, चलिए तो आइए हम स्टार्ट करते हैं इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो स्टार्टिंग से हम देखेंगे, जैसे पार्ट टोटल हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में जब बना था तो 22 पार्ट्स थे, लेकिन अभी 2020 तक 21 में अब जो पार्ट्स हैं वो है 25 पार्ट्स। तो आइए हम डिस्कस करेंगे कितने पार्ट्स पहले थे और कौन कौन से नए पार्ट्स ऐड हुए हैं और उनमें क्या क्या प्रोविज़न है। ठीक है, अच्छा, कोई भी चीज़ में कॉन्स्टिट्यूशन में याद रखिए, अगर कहीं पर भी कैपिटल लेटर लग रहा है किसी नंबर के आगे, उसका मतलब है कि वो अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया है। ठीक है, तो आइए हम डिस्कस करते हैं पार्ट्स के बारे में। सबसे पहला जो पार्ट है पार्ट 1, जिसमें यूनियन और उसकी टेरिटरी के बारे में दिया गया है। कौन से आर्टिकल से तो आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 तक यूनियन और टेरिटरी के बारे में लिखा हुआ है कि कौन से स्टेट को हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं, वो पावर किसके पास है, और यूनियन ऑफ स्टेट हमारा जो इंडिया है वो कैसा है, यूनियन ऑफ स्टेट है कि फेडरल है हमारा इंडिया, तो उसके बारे में दिया हुआ है। सेकंड, सिटीजनशिप के बारे में हमने दिया है आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 के बीच में। थर्ड जो है फंडामेंटल राइट्स के बारे में है, आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक हमारे सारे फंडामेंटल राइट्स मेंशन किए हैं। फिर पार्ट 4 में जो आते हैं वो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो स्टेट को डायरेक्शन देती है कि आप फ्यूचर में इनके ऊपर पॉलिसीज़ बना सकते हो। ठीक है, ये कहाँ से कहाँ तक आते हैं, आर्टिकल 36 से लेके आर्टिकल 51 तक आते हैं। फिर पार्ट 4A जो है वो फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में बताता है, जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ऐड किया गया था 1976 में। कौन सा आर्टिकल था, तो 51A। तो ए लगा है कैपिटल, मतलब अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया था। कौन कौन सा, पार्ट 4A और आर्टिकल 51A ऐड किया गया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। तो ये जब 51A में पहले 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड की गई थी, फिर 11th फंडामेंटल ड्यूटी जो थी 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 के थ्रू ऐड की गई थी। तो याद रखना, अभी जो है वो 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। फिर पार्ट 5 में क्या है, यूनियन गवर्नमेंट के बारे में हमको दिया है, कहाँ से कहाँ तक, आर्टिकल है 52 से लेके 151 तक, ऑलमोस्ट 99 आर्टिकल्स है। तो याद रखना 52 से 151 ऐसे याद रखना। कौन कौन से चैप्टर आएंगे, पहला चैप्टर है एग्जीक्यूटिव के बारे में, दूसरा चैप्टर है पार्लियामेंट के बारे में। पार्लियामेंट के जो आर्टिकल है 79 से लेके 122 तक है। इंपॉर्टेंट 3 आर्टिकल है 79, 80 एंड 81। 79 में पार्लियामेंट के बारे में है, 80 में राज्यसभा के बारे में है, 81 में लोकसभा के बारे में है। तो इसको याद रखते हैं, जैसे हमको पता है कि हमारे पार्लियामेंट के दो सदन होते हैं, 2 हाउस होते हैं। उसमें से जो राज्यसभा होता है वो अपर हाउस होता है, जो लोकसभा होती है लोअर हाउस होता है। तो जो अपर होता है वो पहले आएगा, इसलिए आर्टिकल 80 में कौन सा आएगा, अपर हाउस मतलब राज्यसभा, और 81 में आएगा हमारा लोकसभा। ठीक है, तो ऐसे याद रखिएगा। फिर लेजिस्लेटिव पावर्स क्या होती है प्रेसिडेंट की, आर्टिकल 1, 2, 3 में याद रखिएगा। चैप्टर 4 में आता है यूनियन, जुडिशरी के बारे में आता है 124 से 143। आर्टिकल 143 किसी को पता है, 143, ठीक है, 143। तो याद रखिएगा ये वाला आर्टिकल प्रेसिडेंट से रिलेटेड है, उसकी एक पावर होती है एडवाइस लेने की सुप्रीम कोर्ट से, उसके बारे में मेंशन किया हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, आर्टिकल 148 से लेके 151। तो जो कैग का आर्टिकल है वो आर्टिकल 148, जो मैंने लास्ट लेक्चर में ये क्वेश्चन पूछा था कि कैग का कौन सा आर्टिकल है। ये कैग जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, क्योंकि इसका आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। अगर आपने मेरा इसके पहले वाला लेक्चर नहीं देखा है, जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर है किसके लिए,
कॉन्स्टिट्यूशन के एम लक्ष्मीकांत में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, अपने नहीं देखा है तो आप वो देख सकते हैं, ठीक है। फिर 6 जो पार्ट है वो है स्टेट गवर्नमेंट के बारे में। तो स्टेट गवर्नमेंट मेंशन किया गया है आर्टिकल 152 से लेकर 237 के बीच में। इसमें भी वही आएगा सारी चीज़ें, एग्जीक्यूटिव के बारे में आएगा, स्टेट लेजिस्लेटर के बारे में आएगा, लेजिस्लेटिव पावर्स के बारे में आएगा, ठीक है। फिर गवर्नर की क्या पावर्स होती है, हाई कोर्ट क्या होते हैं, 214 से लेकर 232 के बीच में आएगा। आर्टिकल 226 क्या देता है हमको, जिसने पॉलिटी अगर एक बार ही कवर कर चुका है तो वो बता सकता है मुझे। आर्टिकल 226 जो होता है वो रिट इशू करने का राइट देता है हाई कोर्ट को। ऐसे आर्टिकल 32 जो होता है वो किसको राइट देता है, सुप्रीम कोर्ट को राइट देता है रिट इशू करने के लिए, फंडामेंटल राइट्स के लिए। फिर सब ऑर्डिनेट कोड्स क्या होते हैं वो 233 से 237 तक मेंशन किया गया है। ये वाला जो पार्ट है इस पार्ट को डिलीट कर दिया गया है, पार्ट 7 को डिलीट कर दिया गया है। 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 1956 में इसको डिलीट किया गया था। तो 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू डिलीट कर दिया गया था, याद रखिएगा। 8th वाला जो पार्ट है वो यूनियन टेरिटरीज के बारे में बताता है 239 से लेकर 242 तक। फिर 9th पार्ट जो है वो पंचायत के बारे में बताता है 243 से लेकर 243O तक, ठीक है। फिर 9th ए आता है वो म्यूनसिपैलिटीज़। ए आता है मतलब इसको बाद में अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया था, म्यूनसिपैलिटीज़ बोलते हैं इसको। 243P से लेकर 243ZG के बीच में कौन से अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया था, तो 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ऐड किया गया था 1992 में। पंचायत को 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ऐड किया गया था 1992 में, ठीक है। 9th बी जो है वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है 243ZH से लेकर ZT। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो है वो DPSP में आती हैं, DPSP के आर्टिकल 48 में आती हैं। तो आप देखिए DPSP को इधर ऐड किया गया है, तो ये स्टेट की पॉलिसी होती है, उसको 9th बी के थ्रू ऐड किया गया है। कौन सा अमेंडमेंट एक्ट है, 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ऐड किया गया है, ठीक है। इसके बारे में देखेंगे। फिर 10th जो पार्ट है वो शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज़ के बारे में बताता है 244 से लेकर 244A तक। फिर 11th जो पार्ट है वो यूनियन और स्टेट के बीच में रिलेशन बताता है, आर्टिकल 245 से लेकर 263 के बीच में। चैप्टर 1 लेजिस्लेटिव रिलेशन, चैप्टर 2 एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन के बारे में बताता है। पार्ट 12 जो है वो फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट एंड सूट्स के बारे में बताता है, आर्टिकल 264 से लेकर आर्टिकल 300A के बीच में, ठीक है। आर्टिकल 300 राइट टू प्रॉपर्टी, ये पहले एक फंडामेंटल राइट था जिसको 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1978 में, उसके थ्रू राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से डिलीट करके उसको एक लीगल राइट बना दिया गया और आर्टिकल 300A में रखा गया। क्यों इसको डिलीट किया गया वो हम फंडामेंटल राइट में डिस्कस करेंगे। मैं अभी सिर्फ ये बता देती हूँ क्योंकि जब राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट था तो गवर्नमेंट कोई भी कंस्ट्रक्टिव वर्क करती थी, जैसे डैम बनाना है, कोई हाईवे प्रोजेक्ट बनाना है, किसी की ज़मीन अगर बीच में आती थी, किसी की प्रॉपर्टी बीच में आती थी, तो उसके लिए डायरेक्टली कहाँ जा सकता था, सुप्रीम कोर्ट में जा सकता था। तो उसके वजह से गवर्नमेंट को एक्विजिशन करने में बहुत प्रॉब्लम आती थी। इस वजह से फिर फंडामेंटल राइट से हटा के उसको राइट टू प्रॉपर्टी को एक लीगल राइट बना दिया गया है, ठीक है। चलिए फिर देखेंगे अब पार्ट 13 में ट्रेड, कॉमर्स, इंटरकोर्स विथ टेरिटरी ऑफ इंडिया आता है 301 से लेकर 307। जो सर्विसेज होती हैं अंडर यूनियन एंड स्टेट वो आता है 308 से 323। इसी के बीच में आता है हमारा UPSC स्टेट PSC जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हो, आर्टिकल 315 यही सर्विसेज के अंदर में आता है, ठीक है। पब्लिक सर्विस कमीशंस देखिए 315 से 323 के बीच में आता है। और ये जो नया पार्ट ऐड किया गया है ट्रिब्यूनल्स कहाँ से कहाँ तक आता है, आर्टिकल 323A और 323B में आता है, ठीक है। 323 में आता है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स मतलब कैट, और 323B में आता है स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल मतलब सेट, ठीक है। ये दोनों ट्रिब्यूनल्स आते हैं। फिर इलेक्शंस 324 से 329A तक आता है। 324 जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल नंबर 324 है। फिर पार्ट 16 में आता है स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू द सर्टेन क्लासेस, आर्टिकल 330 से लेकर 342A तक आता है। फिर 17th जो पार्ट है उसमें ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में है, 343 से लेकर 351A तक के बारे में डिस्कस किया गया। ऑफिशियल लैंग्वेज में मतलब यूनियन की लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, रीजनल लैंग्वेज क्या होती है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की क्या लैंग्वेज होनी चाहिए, किस में प्रोसीडिंग होनी चाहिए, इंग्लिश में होनी चाहिए, हिंदी में होनी चाहिए, रीजनल लैंग्वेज में होनी चाहिए, उसके बारे में बताया गया है। स्पेशल डायरेक्टिव्स दिए गए हैं कौन कौन सी,
लैंग्वेज को कैसे प्रमोट करना चाहिए उसके बारे में। फिर एक इमरजेंसी प्रोविज़न, देखिए इमरजेंसी प्रोविज़न्स कौन से पार्ट में है, पार्ट 18 में आते हैं, 350 टू 360 तक आते हैं। हमने 3 इमरजेंसी के बारे में देखा था, नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी और एक फाइनेंशियल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी आती है आर्टिकल 352 में, स्टेट इमरजेंसी आती है 356 में और फाइनेंशियल इमरजेंसी आती है 360 में, ठीक है। तो पार्ट 18 में आता है, याद रखिएगा। फिर पार्ट 19 में आता है मिसलेनियस वाला पार्ट, मिसलेनियस वाला पार्ट आता है 361 से 367, और जिससे हम अमेंडमेंट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को, वो आता है पार्ट 20 में आता है और आर्टिकल आता है 368। ये याद रखिएगा, अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कौन से पार्ट में आता है, पार्ट 20 में आता है, और इसके लिए एक ही आर्टिकल है, आर्टिकल 368, जिसमें बताया गया है कि कैसे हम कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट कर सकते हैं। पहला होता है सिंपल मेजॉरिटी, दूसरा होता है स्पेशल मेजॉरिटी, तीसरा होता है स्पेशल मेजॉरिटी प्लस हाफ ऑफ द स्टेट रेक्टिफाई। ये वाला जो प्रोविज़न है अमेंडमेंट का, वो किस में यूज़ किया गया था, अगर आपको पता हो तो लेटेस्ट यूज़ किया गया था जीएसटी बनाने के लिए। इसलिए तुम आपको पता होगा कि जो नरेंद्र मोदी थे, जो हमारे पीएम हैं कंट्री के, वो क्या करते थे, अलग अलग सीएम को इनवाइट करते थे, सारे स्टेट के सीएम को इनवाइट करते थे। अगर उन लोगों को सही लगता था कि जीएसटी अगर हम पास कर देते, तो क्योंकि स्टेट भी टैक्स कलेक्शन का काम करती है, सेंटर भी टैक्स कलेक्शन का काम करते हैं, और जीएसटी में पूरा टैक्स कलेक्शन का रिजीम चेंज करना था, इस वजह से स्टेट का रेटिफिकेशन करना ज़रूरी था इस अमेंडमेंट के लिए। तो ऐसे ये 3 तरह के अमेंडमेंट होते हैं, उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर आता है हमारा पार्ट 21, जिसमें टेम्परेरी ट्रांजिशन एंड स्पेशल प्रोविज़न रखे गए 369 से 392। तो देखिए टेम्परेरी प्रोविज़न मतलब हमारा आर्टिकल जो है 370, ये एक टेम्परेरी प्रोविज़न था जो यहाँ आता था। तो ये टेम्परेरी प्रोविज़न था, इसलिए इसको रिमूव कर दिया गया और जम्मू कश्मीर को इंडिया में मर्ज करके उसको यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है, ठीक है। टेम्परेरी प्रोविज़न था, याद रखिएगा। फिर आर्टिकल 22 आर्टिकल नहीं, पार्ट 22 में शॉर्ट टाइटल्स आते हैं। ऑथोरेटिव टेक्स्ट क्या होता है, हिंदी और क्या कौन कौन से टेक्स्ट को रिपील किया जा सकता है, उसके बारे में है आर्टिकल 393 से लेके 395 तक। तो टोटल कितने हो गए, ऐसे तो पार्ट 22 ही है, लेकिन 3 नए पार्ट ऐड हुए हैं। कौन कौन से, एक तो 4th A, एक 14A और एक 9th A, ठीक है। ये 3 पार्ट्स ऐड हुए हैं। 4th A में है फंडामेंटल ड्यूटी, 9th A में है हमारी म्यूनसिपैलिटीज़, 14A में है हमारे ट्रिब्यूनल्स। फंडामेंटल ड्यूटीज़ 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, म्यूनसिपैलिटी 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, और 9th A एंड 9th B, और 14th A बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ऐड की गई थी। तो देखिए पार्ट 7 इसको तो डिलीट कर दिया गया है, 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू डिलीट किया गया है 1956 में। फिर पार्ट 4A और 14A, तो याद रखना 4A एंड 14A 4 वाले हैं दोनों, इनको किस में ऐड किया गया है, 42nd, ये भी 4 वाला है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976, ये देखेंगे ये जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है, वो इमरजेंसी के पहले इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट ने लिया था। इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। क्वेश्चन आता है कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कौन से अमेंडमेंट को बोलते हैं, तो क्योंकि इसमें बहुत सारे चेंजेस किए गए थे कॉन्स्टिट्यूशन में, इसलिए इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, ठीक है। तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट होता है। किसी को याद हो तो इमरजेंसी कब से कब तक लगी थी, 1975 से 77 के बीच में लगी थी, और ये जो एक्ट आया था 1976 में आया था, ठीक है। तो 4 याद रखना, पार्ट 4A एंड 14A 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ऐड किया गया था, ठीक है। फिर पार्ट 9th A 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ऐड किया गया था 1992 में। ये तो आपको लोकल बॉडीज़ जो 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, ये पंचायती राज के लिए, म्यूनसिपैलिटीज़ के लिए, ये 9th पार्ट और ये 9th A वाला पार्ट ऐड किया गया था, ठीक है। फिर आया था 9th B वाला पार्ट, जो 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2011 में ऐड किया गया है, जिसमें कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ आती हैं 9th B में, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट अब हम देखेंगे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स के बारे में। कौन कौन से आर्टिकल्स हैं इंपॉर्टेंट, तो आर्टिकल 1 नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड ऑल्ट्रेशन ऑफ द एरिया, मतलब एरिया को अल्टर करते हैं ना, जैसे आंध्र प्रदेश में से तेलंगाना कट कर दिया, बाउंड्रीज चेंज कर देते हैं, एग्जिस्टिंग नेम जो है स्टेट के वो चेंज कर देते हैं, जैसे मैसूर का चेंज किया, ठीक है।
उत्तराखंड का शायद चेंज किया था आपने, आई थिंक बहुत सारे नेम चेंज किए, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। फिर लॉ इन फिर आर्टिकल 13 जो फंडामेंटल राइट में आता है। फंडामेंटल राइट कहाँ से कहाँ तक आते हैं? 12 से लेकर 35 तक बीच में आते हैं, ठीक है। तो 13 वाला जो आर्टिकल है वो बताता है कि जो लॉ, कोई भी लॉ अगर वो फंडामेंटल राइट से इनकंसिस्टेंट है, मतलब फंडामेंटल राइट को फॉलो नहीं कर रहा है, उस लॉ को क्या कर देंगे हम? नल एंड वॉइड कर सकता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इसके बारे में है। फिर इक्वालिटी बिफोर लॉ, मतलब किसी भी लॉ के पहले सब लोग इक्वल है, सबको इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाएगा, चाहे वो नॉर्मल सिटीजन हो, चाहे वो प्रेसिडेंट हो, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, सब इक्वल है लॉ के सामने। ये आर्टिकल 14 हमको बताता है। आर्टिकल 16 जो है वो इक्वल अपॉर्चुनिटी देता है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट की कोई भी जॉब निकला है, कोई भी एम्प्लॉयमेंट हो रहा है, तो सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी। ऐसा नहीं है कि एक कास्ट का इंसान है वो नहीं दे सकता, किसी पर्टिकुलर रिलीजन का इंसान नहीं दे सकता, ऐसा कुछ नहीं होता, सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी है। आर्टिकल 17 नॉट 70 अनटचेबिलिटी को अबॉलिश किया गया है। आर्टिकल 19 जिसमें कुछ राइट्स दिए गए हैं रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच। जो हमारी मीडिया जो है, न्यूज़ जो है, वो किसके फ्रीडम ऑफ स्पीच को फॉलो करती है, तो वो आर्टिकल 19 में दिया गया है। इसी को फॉलो करके वो इतना बोल पाते हैं सारे मिनिस्टर्स के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए नहीं बोल सकते, किसी के लिए भी बोल सकते हैं, ठीक है। फिर आर्टिकल 21, ये आर्टिकल 21 जो है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के लिए होता है, और इस राइट के थ्रू हम, ये राइट कभी भी सस्पेंड नहीं होता है अगर नेशनल इमरजेंसी भी लगी होती है। नेशनल इमरजेंसी लगी होती है तब आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 ये दोनों राइट कभी भी सस्पेंड नहीं हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद 21A को ऐड किया गया था, राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन, ठीक है। एलिमेंट्री एजुकेशन मतलब 6 to 14 ईयर्स के लिए प्राइमरी एजुकेशन कंपलसरी कर दी है गवर्नमेंट ने, इसको राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन बोलते हैं। फिर आता है हमारा आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ कंसाइन एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन, मतलब राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है। फिर आर्टिकल 30 में आता है राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़ का राइट है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे, फंडामेंटल राइट में आपको याद हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल 32 जो फंडामेंटल राइट की सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला है इनको भीमराव अम्बेडकर ने, जिसमें रेमेडीज़ फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स इंक्लूडिंग रिट्स। इसमें सारी, अगर फंडामेंटल राइट्स तो हैं लेकिन अगर कोई इनको वायलेट कर रहा है तो इनके इन्फोर्समेंट के लिए आप डायरेक्टली कहाँ जा सकते हो? सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो, और सुप्रीम कोर्ट उसके लिए रिट इशू कर सकता है। ये आर्टिकल 32 में दिया है। अगर कोई पावर आपके पास है लेकिन हम उस पावर को यूज़ नहीं कर सकते हैं, अगर कोई उसको वायलेट करता है तो हम उसके अगेंस्ट कंप्लेंट नहीं कर सकते, तो वो कुछ काम का नहीं, वो तो पावरलेस हो जाएगा। लेकिन फंडामेंटल राइट्स को हमारे पावर दी गई है आर्टिकल 32 में। फिर आर्टिकल 38 आता है जो क्या करता है? प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल। आर्टिकल 38 मतलब किस में आएगा? DPSP में आएगा। फिर आर्टिकल 40 जिसके ऊपर पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज़ बनी है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत के बारे में बताता है। 44 मतलब एक जैसा है, देखो 44 तो यूनिफॉर्म सिविल कोड। जो ट्रिपल तलाक का इशू जो है उसको डिलीट किया गया है, ट्रिपल तलाक को वो आर्टिकल 44 की हिसाब से किया गया है, क्योंकि उसमें क्या हो रहा था, रिलीजन के बेसिस पे फीमेल के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था। जो हिंदू फीमेल्स हैं उनके साथ ये प्रॉब्लम नहीं था, मुस्लिम फीमेल्स थी उनको ट्रिपल तलाक दिया जा रहा था, और साथ में राइट टू इक्वालिटी भी उसमें ख़राब हो रहा था। क्यों ख़राब हो रहा था? क्योंकि सिर्फ फीमेल के साथ वो ट्रिपल तलाक वाला प्रॉब्लम था। कोई मेल है वो फीमेल को ट्रिपल तलाक दे सकता था, लेकिन फीमेल जो है वो मेल को नहीं दे सकता था। तो राइट टू इक्वालिटी उसमें वायलेट हो रहा था। यूनिफॉर्म सिविल कोड मतलब सबको एक जैसा सिविल कोड होना चाहिए। अगर मेल के पास राइट है ट्रिपल तलाक देने का तो फीमेल के पास भी होना चाहिए। उस बेसिस पे ट्रिपल तलाक को हटाया गया, यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर दी सिटीजन। याद रखिएगा, ये आर्टिकल काफ़ी न्यूज़ में था तो इम्पॉर्टेंट है। आर्टिकल 45 जो है वो अर्ली चाइल्डहुड केयर के बारे में बताता है, मतलब 6 साल से छोटे बच्चों की कैसे चाइल्डहुड केयर करनी चाहिए उसके बारे में प्रोविज़न चाहे तो गवर्नमेंट बना सकती है आगे। फिर 46 जो है वो प्रमोशन ऑफ एजुकेशन बताता है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और वीकर सेक्शन के एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए। फिर आर्टिकल 50-50, ठीक है, 50-50 मतलब इसमें क्या होता है, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव को सेपरेशन की बात की गई है कि जुडिशरी जो है वो एग्जीक्यूटिव में कभी ज़्यादा इंटरफेयर नहीं कर सकती, ना ही एग्जीक्यूटिव जुडिशरी के मैटर में, दोनों का सेपरेशन है, ठीक है, आर्टिकल 50 में बताया गया है।
फिर सबसे इम्पोर्टेंट आर्टिकल है इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए, जो हम जैसे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में इंटरनेशनल पीस है, इंडिया चाइना के बीच में पीस एग्रीमेंट है, तो आर्टिकल 51 में बताया गया है। 51A में फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो ऐड की गई है, कौन से अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ऐड किया, मैंने अभी बताया, आप बताइए। ठीक है। 72 में प्रेसिडेंट की पावर जो है ग्रांट पार्डन करने की, मतलब किसी को डेथ सेंटेंस दिया गया है तो उसको भी पार्डन कर सकता है हमारा प्रेसिडेंट, उसके पास ये पावर है। उसके अलावा भी बहुत सारी पावर है, किसी की सज़ा को कम कर सकता है, किसी का जो सज़ा का बिहेवियर है उसको चेंज कर सकता है, उस सब के बारे में है। फिर आर्टिकल 75 में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो प्रेसिडेंट को एडवाइस देते हैं, उसके बारे में है। फिर आर्टिकल 78 में प्राइम मिनिस्टर की क्या ड्यूटीज़ होती हैं प्रेसिडेंट के लिए, वो है। फिर सबसे ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है मनी बिल। मनी बिल कौन से आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 110, 110 रुपये। ठीक है, तो मनी बिल। आर्टिकल 112, 112 एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब बजट जैसा कोई चीज़ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, उसको बजट को क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आर्टिकल 112 में दिया है। फिर आर्टिकल 123 में प्रेसिडेंट की पावर है कि वो ऑर्डिनेंस को प्रोमलगेट कर सकता है, आर्टिकल 123 ऑर्डिनेंस इशू करने की पावर प्रेसिडेंट के पास है। आर्टिकल 143 जिसके बारे में मैंने लास्ट लेक्चर में बोला था, 143 कौन सा आर्टिकल है जिसमें प्रेसिडेंट को पावर है कि वो सुप्रीम कोर्ट से कंसल्ट कर सकता है किसी भी मैटर को लेके। आर्टिकल 155 गवर्नर का अपॉइंटमेंट के बारे में है। आर्टिकल 161 पावर ऑफ गवर्नर की पावर है पार्डन करने की। फिर 163 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो एड एंड एडवाइस करते हैं गवर्नमेंट को। 167 चीफ मिनिस्टर की ड्यूटी है। ठीक है। अच्छा, एक बात याद रखिए, हमेशा जो सेंटर और स्टेट के आर्टिकल्स होते हैं उसमें हमेशा 1 का डिफरेंस होता है। देखो कैसे, आर्टिकल 167 है ड्यूटीज़ ऑफ सीएम। अब देखो ड्यूटीज़ ऑफ पीएम जो है वो 78 है। ठीक है, तो ऐसे आप अगर आपको आर्टिकल लर्न भी नहीं, अगर आप सिर्फ सेंटर के आर्टिकल आपको लर्न है तो आप स्टेट का गैस कर सकते हो। तो जो 78 है वो प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटी बताता है, और जो चीफ मिनिस्टर की है वो 167। तो हमेशा याद रखिए, सेंटर हमेशा एक कदम आगे चलता है, स्टेट हमेशा एक कदम पीछे रहेगा उससे। तो सिर्फ लर्न करने के लिए, अदरवाइज मत लेना। 78 अगर कोई सेंटर का आर्टिकल है तो 167 जो है वो किसका आर्टिकल होगा, स्टेट का आर्टिकल होगा। ठीक है। 169 क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स ऑफ द स्टेट। 200 एब्सेंट टू द बिल्स बाय द गवर्नर। ठीक है, ये आर्टिकल 226 इंपॉर्टेंट है, पावर ऑफ हाई कोर्ट टू इशू द रेट्स। ठीक है। 239 स्पेशल प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू द दिल्ली, स्पेशल प्रोविजन है 69 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ऐड किए गए थे। आर्टिकल 249 पावर टू द पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट। फिर आर्टिकल 263 इम्पॉर्टेंट है, इंटर स्टेट काउंसिल के बारे में है। आर्टिकल 265 टैक्सेस नॉट टू बी इम्पोज्ड सेव्ड बाय द अथॉरिटी। आर्टिकल्स 275 ग्रांट्स फ्रॉम द यूनियन टू द सर्टेन स्टेट। फिर फाइनेंस कमीशन का याद रखिएगा, आर्टिकल 280 कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। सूट्स एंड प्रोसीडिंग्स आर्टिकल 300 में आता है। 300A में आता है राइट टू प्रॉपर्टी, फंडामेंटल राइट को डिलीट करके यहाँ पे ऐड किया गया, इसलिए ए आया है। 311 डिसमिशल, रिडक्शन, रिमूवल और रिडक्शन इन द रैंक ऑफ अ पर्सन एम्प्लॉयड इन द सिविल कैपेबिलिटीज अंडर द यूनियन और अ स्टेट। 312 ऑल इंडिया सर्विसेज जिसके बारे में हम तैयारी कर रहे हैं। 315 पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस। 320 फंक्शंस ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन। 323A एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। 323B कौन सा है बताइए। 330 रिजर्वेशंस ऑफ सीट्स फॉर द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, ये इंपॉर्टेंट है। फिर आर्टिकल 352 याद रखिए, नेशनल इमरजेंसी। 360 जो है फाइनेंशियल इमरजेंसी, और ये 356 जो है प्रेसिडेंट रूल। 356 प्रेसिडेंट रूल। ठीक है। 365 नॉट इम्पॉर्टेंट। 368 जो है पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, मैंने बोला था अमेंडमेंट के लिए जो आर्टिकल है वो है 368। और 370 तो हमको पता ही है, टेम्प्रेरी प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। चलिए नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें हम शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये लेक्चर काफ़ी लंबा हो गया है। चलिए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कितने शेड्यूल्स हैं हमारे टोटल, पहले 8 शेड्यूल्स थे, अब कितने हो गए, 12 शेड्यूल्स हो गए हैं। 9th 10th 11th और 12th ये 4 शेड्यूल ऐड किए गए हैं, हम उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, चलिए फर्स्ट शेड्यूल जो है नेम ऑफ द स्टेट एंड देयर टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के बारे में बताता है। क्या क्या स्टेट के नेम होने चाहिए, उनका कहाँ तक उनका टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन होना चाहिए। नेम ऑफ द यूनियन टेरिटरीज और उनका कहाँ तक एक्सटेंड होना चाहिए। सेकंड शेड्यूल जो है वो किसके बारे में बताता है, इमोल्यूमेंट्स के बारे में बताता है, क्या क्या
प्रिविलेज होना चाहिए, क्या क्या अलाउंस होना चाहिए, तो ये सारे आर्टिकल्स के अंदर में आता है। इसमें किस किस के एमोल्यूमेंट्स होते हैं, जैसे कि प्रेसिडेंट के, गवर्नर के, स्पीकर के, डेप्यूटी स्पीकर के, चेयरमैन के, ठीक है, स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर के लिए, चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जजेस ऑफ हाई कोर्ट, कैग के लिए, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, इन सब के लिए होते हैं, ठीक है। याद रखना यहाँ पे अटॉर्नी जनरल नहीं आया, क्यों नहीं आया, क्योंकि अटॉर्नी जनरल जो होता है उसकी सैलरी जो होता है वो प्रेसिडेंट डिसाइड करता है, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं डिसाइड करता है, ठीक है। थर्ड जो शेड्यूल है, थर्ड जो शेड्यूल आता है उसमें ओथ और अफर्मेशंस आती हैं। यूनियन मिनिस्टर को कौन ओथ दिलाता है, इलेक्शन टू द पार्लियामेंट के कौन कौन कैंडिडेट होते हैं, एमपी को ओथ कौन दिलाता है, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट को कौन ओथ दिलाता है, कैग को कौन दिलाता है, स्टेट मिनिस्टर को कौन दिलाता है, और स्टेट लेजिस्लेचर और हाई कोर्ट्स को कौन दिलाता है। फिर फोर्थ शेड्यूल में हमें कितनी सीट्स एलोकेट की गई हैं राज्यसभा की, कितनी मतलब किस स्टेट से कितनी सीट्स जानी चाहिए, सबसे ज़्यादा जो सीट्स है राज्यसभा की वो यूपी में पॉपुलेशन के हिसाब से, ठीक है, तो वो फोर्थ शेड्यूल में है। फिफ्थ शेड्यूल में क्या है, कंट्रोल ऑफ द शेड्यूल्ड एरिया एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स के बारे में मेंशन किया गया है 244 में। फिर सिक्स्थ जो शेड्यूल है वो किससे रिलेटेड है, ट्राइबल एरियाज इन द स्टेट ऑफ आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम स्पेशल प्रोविज़न दिए हैं। ATM में मनी नहीं है, मतलब आसाम, त्रिपुरा, मेघालय, मेघालय और मिजोरम है, मणिपुर नहीं है उसमें, ठीक है। ATM में मनी नहीं है, ऐसे याद रखना। सिक्स्थ शेड्यूल में ATM में मनी नहीं है उसके बारे में। सेवन्थ शेड्यूल याद रखना, सेवन्थ शेड्यूल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डिवीजन ऑफ पावर के बारे में बताता है यूनियन और स्टेट के बीच में। तो 3 लिस्ट हैं इसमें, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में के जो सब्जेक्ट्स हैं उस पर यूनियन लॉ बनाता है, स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पे स्टेट लॉ बनाता है, कॉन्करेंट में यूनियन भी बना सकता है, स्टेट भी बना सकते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो तीनों लिस्ट है वो कौन से शेड्यूल में मेंशन है, तो 7th शेड्यूल में मेंशन है, ठीक है। इसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे। फिर 8th शेड्यूल जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में बताता है। हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन में उसमें ओरिजिनली 14 लैंग्वेज थी, फिर बाद में ऐड कर करके अभी कितनी लैंग्वेजेस हो गई, 22 टोटल लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। ये टोटल लैंग्वेज लिखी हुई है, आसामीज़, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी ऑफिशियल लैंग्वेज है, कोंकणी, मैथिली, ठीक है, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली। इसका क्वेश्चन KBC में पूछा गया था कि नेपाली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की ऑफिशियल लैंग्वेज है या नहीं है, तो उसका आंसर लोगों ने सोचा नेपाली कैसे हो सकती है, नेपाली इंडिया में नहीं आता, लेकिन नेपाली हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज में आती है। उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, ठीक है, ये सारी लैंग्वेजेस हैं। उसमें से सिंधी ऐड की गई थी बाद में, कोंकणी, मणिपुर, नेपाली भी 71st अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ऐड की है, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली ये भी 92nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ऐड किया है। इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर 9th शेड्यूल में हम देखेंगे, 9th शेड्यूल जो है वो किसके बारे में हमारा, एक सेकेंड, ऑफिशियल, अच्छा, लैंड रिफॉर्म्स के बारे में है, ठीक है। जो भी लैंड रिफॉर्म्स हमारे इंडिया में आए थे उनके बारे में ये पूरा, सुप्रीम कोर्ट लॉज इंक्लूडेड इन द शेड्यूल, नो जुडिशियल, सॉरी लैंड रिफॉर्म्स के बारे में नहीं है। ये जो 9th शेड्यूल था ये पहला शेड्यूल ऐड किया गया था फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, जिसके थ्रू क्या हो रहा था, पहले स्टार्टिंग में जुडिशरी का बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस हो गया था, हमारे पार्लियामेंट के जो लॉज बनाते थे, तो पार्लियामेंट ने एक फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट लेके 9th शेड्यूल रख दिया था, जिसके थ्रू क्या हुआ था कि अगर पार्लियामेंट कोई भी लॉ बनाकर 9th शेड्यूल में रखती है तो वो जुडिशियल रिव्यू में नहीं आएगा, मतलब सुप्रीम कोर्ट उसको रिव्यू नहीं कर सकता है, ऐसा अमेंडमेंट करके किया था। तो इसका बाद में मिसयूज़ भी होने लग गया था। फिर 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने रूल्ड आउट कर दिया था कि 24 अप्रैल 1973 से हमको हमेशा याद रखना, केशवानंदा भारती केस के बाद के जितने भी जो भी लॉज आएंगे वो उन सबको जुडिशियल रिव्यू में रखा जाएगा 9th शेड्यूल में, वो जुडिशियल रिव्यू। 10th शेड्यूल जो है वो है एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर आपने थोड़ा बहुत तैयारी की तो आपको पता होगा एंटी डिफेक्शन लॉ मतलब कोई पॉलिटिशियन एक पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में जाता है तो उस पर एंटी डिफेक्शन का चार्ज लगता है। और इसके लिए कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था, 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट किया गया था 1985 में। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है एंटी डिफेक्शन जो आया था वो किसके टाइम पर आया था, तो राजीव गांधी के टाइम पर आया था,
ठीक है, राजीव गांधी की गवर्नमेंट थी। 1984 में इंदिरा गांधी की डेथ हुई थी, 1985 में राजीव गांधी को पीएम बनाया था, तो 1985 में 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था, तो इसलिए एंटी डिफेक्शन लॉ जो था वो राजीव गांधी की गवर्नमेंट में आया था। फिर 11th शेड्यूल जो है वो 73 थर्ड अमेंडमेंट एक्ट 1992, 73rd से हमको याद आ जाना चाहिए क्या, पंचायती राज 11th शेड्यूल। 12th शेड्यूल जो है वो 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 में आया था म्यूनसिपैलिटीज़ के लिए। ठीक है, तो इसके लिए एक ट्रिक होती है, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। ठीक है, टीयर मतलब टेरिटरी, ई मतलब इमोल्यूमेंट्स, ए मतलब ओथ एंड अफर्मेशन, आर मतलब राज्यसभा, एस मतलब शेड्यूल्ड एरिया, ओ मतलब अदर शेड्यूल्ड एरिया, एफ मतलब फाइनेंशियल सर्विसेज, ओ मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज, एल मतलब लैंड रिफॉर्म्स, डी मतलब डिफेक्शन एंटी डिफेक्शन, पी मतलब पंचायत, एम मतलब म्यूनसिपैलिटीज़। ठीक है, तो ऐसे आप लर्न कीजिएगा, सारे शेड्यूल्स आपको याद हो जाएंगे। तो ये हमारे सारे पार्ट्स, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स और शेड्यूल्स के बारे में हम डिस्कस कर लिया। 22 पार्ट्स से बाद में 25 पार्ट्स हो गए। कौन कौन से पार्ट्स जो है वो हमने अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ऐड किए हैं, 4th A, 14A, 9th A एंड 9th B। ठीक है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स और शेड्यूल कितने थे, 8 थे, अभी कितने हो गए, 12 हो गए। कौन कौन से शेड्यूल, 9, 10th, 11th और 12th को ऐड किया गया है। 9th में जो है वो जुडिशियल रिव्यू का सब्जेक्शन वाला था, 10th में एंटी डिफेक्शन लॉ है, 11th में पंचायत है और 12th में म्यूनसिपैलिटीज़ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्लास में हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से डिस्कस करेंगे पूरा पॉलिटी स्टार्टिंग से लेकर एंड तक A to Z। अगर आपको पॉलिटी रिवाइज करना है तो आप ये सीरीज़ ज़रूर देखिएगा। अगर आपको ये पसंद आता है, हेल्पफुल लगता है, तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।